हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप अपने मकान में प्लास्टर का काम चालू करवा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने मकान में प्लास्टर से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके मकान में प्लास्टर की चाल आ गई है, कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ प्लास्टर करने वाला है, तो आपको कुछ बातें ऐसी है जिस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बातें आपको कॉन्ट्रैक्टर को स्वयं बतानी होगी। नहीं तो होता है क्या कि कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से प्लास्टर का काम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है क्या कि आपके मकान में आपको हेयरलाइन क्रैक देखने मिलेंगे, प्लास्टर उखड़ने की समस्या देखने मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्लास्टर का काम चालू होने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपके मकान में जो है इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन, इनका काम पूरा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसा आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल के पाइपलाइन डाले जाते हैं उनके लिए काटी जाती है झिरी। और झिरी काटने के बाद जब उसमें पाइपलाइन डाली जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि उसे सीधे प्लास्टर करके बंद कर देता है। जबकि यही वो कारण होता है जहाँ पे आपको अपने दीवारों पर हेयर लाइन क्रैक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्लास्टर जो है, यानी कि जो सीमेंट की पकड़ है, वो प्लास्टिक पर इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती। इसमें क्या किया जाता है कि जो चिकन मेश है, यानी कि जो फाइबर ग्लास होती है, इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्लास्टर चालू होने के पहले आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपके मकान में जितने भी इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन है, इसका काम पूरा हो जाना चाहिए। और साथ में आपके जो वॉश एरिया होते हैं वहाँ पे आपको नल की जो पाइपलाइन है उसका काम कंप्लीट करवा लेना चाहिए। अब इसमें जो दूसरा काम आता है वो ये कि कॉन्ट्रैक्टर को आप ये बोलिए कि जो दीवारें होती है, यानी कि प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले जो दीवार होते हैं उन्हें अब वो अच्छी तरीके से क्योरिंग कर लें। नहीं तो इससे होता है क्या है कि जब भी वह प्लास्टर का काम करेगा, यानी कि सीधे उस पर प्लास्टर कर देता है, तो इससे क्या होता है, आपका प्लास्टर कमज़ोर तो रहता है, ये साथ में जो प्लास्टर की पकड़ है वो दीवार के साथ में इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। यानी कि प्लास्टर करने के पहले दीवारों पर नमी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे आपको कम से कम प्लास्टर स्टार्ट करने के पहले 3 से 4 दिनों तक सुबह और शाम में दीवारों को अच्छी तरीके से तर कर लेना है, जिससे दीवार में नमी बनी रहती है। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो है सैंड को लेकर, यानी कि रेत को लेकर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप अपने मकान में प्लास्टर करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो रेती है उसे अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। आपको प्लास्टर करने के लिए जो ज़्यादा बारीक सेंट है इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये प्लास्टर के लिए अच्छी नहीं होती। कई लोग क्या करते हैं कि जो फिनिशिंग के काम होते हैं, यानी कि फिनिशिंग अच्छी दिखने के चक्कर में वो क्या करते हैं, बारीक से बारीक सेंड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक समस्या ये होती है कि अगर आप ज़्यादा बारीक रेती का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर के लिए, तो उसमें जो सीमेंट वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ये चालाकी करता है कि वो बारीक रेती में जो है सीमेंट की बचत करता है। और आपके मकान में जब आप बारीक रेती के प्लास्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लास्टर जल्दी क्रैक होता है, और सीलन लगने पर ये ही प्लास्टर जो है जल्दी उखड़ने भी लगता है। तो यहाँ पे आपको जो है रेती वो ज़्यादा बारीक इस्तेमाल नहीं करनी है। प्लास्टर के लिए आपको मीडियम रेती या फिर जो है मोटी रेती का ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है सीमेंट के अगेंस्ट। तो देखिए, अगर आप अपने मकान में प्लास्टर का काम करवाते हैं तो आपको इसमें जो पीपीसी सीमेंट है उसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे सीमेंट आ जाते हैं, जैसे जेके लक्ष्मी है, बिरला गोल्ड है, ये आपको पीपीसी सीमेंट के अंडर में आते हैं। और प्लास्टर करवाने के पहले आपको एक चीज़ ये चेक कर लेनी है कि जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है इसका आपको ध्यान रखना है। आपको जो है प्लास्टर में आप जिस सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए आपको सीमेंट जो है 1 से 2 हफ्ते पुरानी इतनी ही यूज़ करनी। अगर आप ज़्यादा पुरानी सीमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डल्ले बनने की समस्या, उसकी स्ट्रेंथ जो है उसमें कमी देखने के लिए मिलती है। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि जो मोटार है, यानी कि जो मसाला होता है, वो उसे एक साथ 2-3 बोरी का बनाकर रख लेता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करवाना है। आपको कम से कम जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे 1 बोरी का ही मसाला बनाने देना है। अगर वो ज़्यादा मसाला बनाकर रख लेता है तो वो क्या करता है, बार बार उसे पानी छीट करके, यानी कि पानी डाल करके उसे इस्तेमाल करते जाता है। तो इससे क्या होता है, जो सीमेंट है उसकी जो पकड़ है वो दीवार के साथ में कमज़ोर होती जाती है। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को ये काम बिल्कुल नहीं करने देना है। उसे जितना माल की आवश्यकता होती है उतना एक बार में बना करके लगाने देना है। अगर वह एक साथ दिन भर के मटेरियल को बनाकर रख लेता है तो इससे जो है सीमेंट की स्ट्रेंथ वो लॉस होने लगती है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें जो अगला पॉइंट आ जाता है वो है फिर से क्यूरिंग का। देखिए, प्लास्टर आपके यहाँ कंप्लीट हो गया है तो आपको क्या करना है, इसमें कम से कम 5 से 7 दिनों तक इसकी अच्छी तरीके से क्यूरिंग करनी है। अगर आपके यहाँ प्लास्टर पूरी
अच्छी तरीके से फिनिश हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी आपके यहाँ अच्छी तरीके से काम किया है। और अगर आप लास्ट प्लास्टर पर क्यूरिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो आपने प्लास्टर में जितना भी ध्यान दिया हो, जितनी भी मेहनत की हो, कॉन्ट्रैक्टर जितना भी अच्छा लगाया हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर आपके यहाँ प्लास्टर अच्छी तरीके से हो गया और उसमें आपने कम से कम 5 से 7 दिनों तक अच्छी तरीके से क्यूरिंग नहीं की है तो उसमें क्रैक आएगा, उसमें जाल बनने की समस्या होगी और वह बाद में जो है धीरे धीरे उखड़ने लगेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है अपने मकान में प्लास्टर कराने से पहले, जिससे आपके मकान में जो है प्लास्टर अच्छी और मजबूत तरीके से हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।